हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 2 एंड 3 ऑफ नवंबर 2020 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बार मैं आपको नोट्स दिखा देती हूँ जो कल के नोट्स हैं। 2 ऑफ नवंबर के भी यहाँ पे नोट्स बनाए हुए हैं मालाबार एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो ये तो आज की है, ठीक है। आज के इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन सेक्शन में काफ़ी अच्छे से कुछ इंपॉर्टेंट की वर्ड्स है तो वो भी हम देखेंगे। देन इंडस वैली सिविलाइजेशन, टाइफून गूनी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप एक क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए कि ऑपरेशन पोलो किससे रिलेटेड है, ठीक है। ऑपरेशन पोलो किससे रिलेटेड है और ये आपको बताना है। दूसरा आपको ये बताना है कि वेयर इज़ मानसर लेक सिचुएटेड। ए ऑप्शन इज़ जम्मू एंड कश्मीर, बी इज़ उड़ीसा, सी इज़ राजस्थान एंड डी इज़ हिमाचल प्रदेश। देन फर्स्ट सी प्लेन प्रोजेक्ट इज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु। तो पॉज द वीडियो और आप कमेंट सेक्शन में इसको देख सकते हैं, फिर गूगल करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप अभी बताना ऑपरेशन पोलो से रिलेटेड। सो अभी न्यूज़पेपर हम आज का डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सी। तो यहाँ पे पहली न्यूज़ है, एक्सपर्ट कमेटी रिजेक्ट्स डॉक्टर रेड्डीज प्रपोजल फॉर रेमडेसिविर फुल अप्रूवल, ठीक है। तो ये जो है पैनल का जो सजेशन था ये 2 हफ्ते बाद आया है, जब यूएस का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने अप्रूवल दे दिया था, ठीक है, कि ये इस ड्रग को रिकॉग्नाइज़ किया था कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ पे अभी क्या किया है, जो एक्सपर्ट कमेटी थी, ठीक है, जिसने अप्रूवल देने थे डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज से, जो हैदराबाद हेडक्वार्टर्ड है, तो इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया कि टू ग्रांट फुल मार्केटिंग ऑथराइजेशन फॉर एंटी वायरल रेमडेसिविर, इसको रिजेक्ट कर दिया इस प्रपोजल को, ठीक है। तो यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे है पीएमआई से रिलेटेड, ठीक है। तो परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, तो इसमें इंक्रीज देखने को मिला है। इंडिकेटर्स हिंट एट डिमांड रिवाइवल, कॉशन प्रिविल्स। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर हम बात करें निकी मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ठीक है, तो ये कंपाइल्ड किसके द्वारा की गई है, बाय IHS मार्केट, रोज टू 58.9% इन अक्टूबर फ्रॉम सितंबर में कितनी थी, 56.8 थी। अब हमने जब अक्टूबर मंथ स्टार्ट हुआ था तब भी इसको डिस्कस किया था कि इनिशियल मंथ में ये रिलीज़ होती है, जब मंथ की शुरुआत होती है ना, जैसे 1 नवंबर स्टार्ट हुआ है तो नवंबर में अभी ये शुरू हुई है। और ये क्या बताती है कि रीडिंग ऑफ ओवर 50 इंडिकेट्स इकोनॉमिक एक्सपेंशन, ठीक है। अगर अबव 50 होता है इसकी जो रीडिंग है, तो दैट मीन्स इकोनॉमी में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। एंड अंडर 50 अगर होता है, 50 अंडर होता है, तो दैट मीन्स इकोनॉमीज में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। और रीडिंग एट 50 अगर 50 ही है, दैट मीन्स क्या है, वो इंडिकेटर इज नो चेंज, ठीक है, नो चेंज को वो बताता है। तो ये चीज़ होता है इसमें 0 to 100 का होता है। तो मतलब आपको अब ये पता चल गया होगा कि जितनी ज़्यादा होगी है ना, मतलब अंडर 50 होगी, अबव 50 होगी, तो दैट मीन्स दैट रिप्रेजेंट एन एक्सपेंशन, एंड अगर अंडर 50 होगी तो दैट मीन्स दैट रिप्रेजेंट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अब ये जो इंडिकेटर होता है ये बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए होता है, किसकी, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और आपका सर्विसेज सेक्टर है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर के जो भी यहाँ पे किस तरीके से ये ग्रो कर रहे हैं, और ये स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ ये रिलीज़ किया जाता है। और इसमें यही होता है कि एक तरह से जो बाकी आगे जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो कंपनीज़ हैं, तो वो एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीज़न ले सकें, है ना, कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये मार्केट जो पूरी सिनेरियो है उसको बता देता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट टच्ड अ 13-year हाई वाइल सेल्स टू इम्प्रूव ड्रामेटिकली, है ना। तो सेल्स भी इम्प्रूव हुई है इस बार। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, अ क्लोज प्रॉक्सी फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, रोज फॉर अ सेकेंड स्ट्रेट मंथ इन अक्टूबर, रजिस्टरिंग 12.1%। बस आप मैन्युफैक्चरिंग जो ये परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है उसके बारे में याद रखना, कंपाइल्ड बाय IHS मार्केट, ठीक है, और रोज बाय 58.9%। तो आपको बस इतना ये याद रखना है, ठीक है। 58.9, 0 to 100 हमने बता दिया कि ये नंबरिंग होती है इसकी। देन रॉबर्ट फिस्क वेटरन फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट डाइज इन डबलिन एट 74, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वेटरन, ये इनका बस ये याद रखना है कि ये ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे और अभी इनकी हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। इनको ऐसे तो कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं थे, बट ही डाइड।
एंड वन ऑफ द बेस्ट नोन मिडिल ईस्ट कॉरेस्पॉन्डेंट्स, ठीक है, हु स्पेंट हिज करियर रिपोर्टिंग फ्रॉम द ट्रबल रीजन, वन एक्कोलेट्स फॉर चैलेंजिंग मेन स्ट्रीम नैरेटिव्स। तो लेबनान में ये रहते थे, बेरूत कैपिटल लेबनान की, बेरूत में। तो यहाँ पे है टर्की पुल्स 2 गर्ल्स आउट ऑफ रूबल 3 days आफ्टर क्वेक, है ना। तो टर्की सिटीज, इजमिर हमने लोकेशन भी देखी थी मैप में, जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है टर्की का, तो वहाँ पे ये इजमिर है प्रोविंस। एंड 3 days आफ्टर एन अर्थक्वेक हिट टर्की एंड ग्रीस, यहाँ पे 85 लोगों की जान चली गई, है ना, तो ये भी पता होना चाहिए। हिंदू होम्स अटैक्ड इन बांग्लादेश आफ्टर रूमर्स ऑफ एलएचएफबी पोस्ट सरेंडरिंग इस्लाम। तो आपको पता है कि जो फ्रेंच में जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे, और जो टर्की ने भी अनाउंस किया था कि फ्रेंच की गुड को क्या करना है, गुड्स एंड जितने भी वहाँ के प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या करना है, बॉयकॉट करना है, उनका बहिष्कार करना है। क्यों करना है? क्योंकि वहाँ पे जो एक कैरिकेचर्स यूज़ हुआ था प्रॉफिट मोहम्मद का, है ना, और उसमें मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में समझा रहे थे जो प्रोफेसर थे, लेकिन बाद में उनको बिहेडेड कर दिया। तो इससे देखते हुए बहुत सारी जो डिफरेंट मुस्लिम मेजॉरिटीज़ कंट्री हैं, टर्की है और ट्यूनेशिया है, ठीक है, सऊदी अरेबिया, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या देखने को मिल रहा है, प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। और ये प्रोटेस्ट, इसकी वजह से सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं। फेक न्यूज़ फैला के जो दोनों कम्युनिटीज़ हैं, हिंदू मुस्लिम या फिर क्रिश्चियन, सारी कम्युनिटीज़ को आपस में लड़ाया जा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे अभी जो वेंडलाइज हो गए हैं काफ़ी 100 से ज़्यादा हाउस होल्ड हिंदूज़ के, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। ट्रम्प सजेस्ट ही विल ट्राई टू फायर फॉसी पोस्ट इलेक्शन। तो जो फॉसी है ये यूएस के लीडिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ एक्सपर्ट है, ठीक है, और द कंट्रीज लीडिंग इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट हु इज़ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिजीजेस। तो ये है, ठीक है, तो ये है इम्पॉर्टेंट। देन यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा टाइफून है, टाइफून से डेथ जो है 16 से ज़्यादा हो गई है। और क्या नाम है इस टाइफून का? गोनी, ठीक है, इसको रोली भी बोल रहे हैं। कहाँ पे? फिलीपींस में ओवर दिस वीकेंड ये है बस, ठीक है, फिलीपींस। इससे पहले वियतनाम का कौन सा टाइफून था वो आप बता सकते हो, वियतनाम में जो आया था। मालाबार नेवी एक्सरसाइज पर्पस पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, तो अब फेज़ 1 जो है मालाबार एक्सरसाइज का ट्यूसडे को स्टार्ट हुआ विथ पार्टिसिपेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन नेवी फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। अगर ऐसा आएगा कंफ्यूज करने के लिए कि ऑस्ट्रेलियन नेवी ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है इसमें मालाबार एक्सरसाइज में, तो ऐसा नहीं है। 2007 में सबसे मतलब इनिशियल लेवल पे क्या किया था इसने, ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट किया था। अब अगर हम मालाबार एक्सरसाइज की बात करें तो ये मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है that includes simulated war games and combat maneuvers एंड 1992 में ये स्टार्ट हुई थी, ठीक है। जब 1992 में स्टार्ट हुई थी तो तब क्या थी, ये बिलेटरल एक्सरसाइज थी। बिलेटरल एक्सरसाइज मतलब द्विपक्षीय अभ्यास। तो किस किस के बीच में था वो द्विपक्षीय अभ्यास? यूएस की नेवी और जो इंडियन नेवीज, ठीक है, तो इंडियन नेवी और यूएस नेवी के बीच में ये बिलेटरल एक्सरसाइज 1992 से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद जापान ने इसमें कब से ऐड किया? 2015 से जापान इसमें ऐड हुआ। एंड दिस ईयर द एक्सरसाइज विल बी हेल्ड इन 2 phases में ये होगी, ठीक है। फर्स्ट जो होगा ट्यूसडे को हुआ था, विशाखापट्टनम जो कोस्ट है वहाँ से स्टार्ट हुई थी। सेकंड जो फेज़ होगा वो अरेबियन सी से होगा, ठीक है, इन मिडिल नवंबर। एंड लास्ट ईयर जो था अर्ली सितंबर जो कोस्ट ऑफ जापान है वहाँ से स्टार्ट हो गया था। अब इस साल जो है इसका जो प्लान है वो क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट एट सी फॉर्मेट, ठीक है, कीपिंग कोविड-19 प्रोटोकॉल इन माइंड। एंड अगर डिफरेंस की हम बात करें कि इस साल ऐसा क्या अलग है मतलब इसमें, तो यही है कि कंट्रीज इन द मैरीटाइम सिक्योरिटी डोमेन इन द लाइट ऑफ इंक्रीज डिफेंस कोऑपरेशन विद ऑस्ट्रेलिया। तो मालाबार 2020 विल सी द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन नेवी, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन नेवी का यहाँ पे पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2007 में 2 मालाबार एक्सरसाइज हुई थी, ठीक है। फर्स्ट जो हुई थी ओकिनावा में हुई थी, क्योंकि ओकिनावा कहाँ पे है? ये आइलैंड है जापान का, ठीक है, जापान में हुई थी। ये वेस्टर्न पैसिफिक, देखो सारी लोकेशन में यहाँ पे पता चल जाती है। एंड द फर्स्ट टाइम द एक्सरसाइज वाज हेल्ड अवे फ्रॉम इंडियन शोर्स एंड द 2 सितंबर 2007 में हुई थी ऑफ विशाखापट्टनम विद द इंडियन, जापानीज, यूएस, ऑस्ट्रेलियन एंड सिंगापुर, ठीक है। तो ये भी है यहाँ पे, सिंगापुर का भी ध्यान रखना है हमें कि सिंगापुर भी यहाँ पे था। तो कौन कौन था? इंडिया, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर नेवी, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया स्टॉप पार्टिसिपेटिंग, मतलब 2007 के ही बाद से ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया, लेकिन 2015 से जापान जो था वो रेगुलर पार्टिसिपेंट रहा एंड मेकिंग इट ट्रिलेटरल एनुअल एक्सरसाइज, ठीक है। तो त्रिपक्षीय ये एनुअल एक्सरसाइज बन गई थी, है ना, ट्रिलेटरल। तो यहाँ पे अगर हम बताएं कि ऑस्ट्रेलिया का जो पार्टिसिपेशन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो अभी 2+2 डायलॉग हुआ था जिसमें मतलब कौन कौन मिलता है, जैसे हमारे रक्षा मंत्री और यूएस के रक्षा मंत्री, हमारे यहाँ के विदेश मंत्री और यूएस के विदेश मंत्री, है ना, तो चारों लोग ये आपस में मिलके ये 2+2 डायलॉग होता है। और इसमें यहाँ पे जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, तो उनका ये कहना था कि वी अग्रीड दैट अपहोल्डिंग द रूल बेस्ड
international order, respecting the rule of law and the freedom of navigation in the international seas, and upholding the territorial integrity and sovereignty of all states are essential. Our defense cooperation is intended to further these objectives. Both sides welcome Australia joining the forthcoming Malabar exercise. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेटमेंट ये दी हुई थी. एंड अभी ये बोला है कि क्या मतलब इंडिया जो है दूसरी नेवल एक्सरसाइज करता है इन कंट्रीज़ के साथ, ये भी एक क्वेश्चन है. तो इंडिया ने की है ना. अगर हम ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स बात करें तो इंडियन नेवी हैज़ कंडक्टेड अ नंबर ऑफ पैसेज एक्सरसाइज. ठीक है, तो इसको बोला गया पैसेक्स, PASSEX. ठीक है, पैसेज एक्सरसाइज. अब किसके साथ साथ किए वो? जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ एंड यूएस के साथ. ठीक है, जापान, बट दोज वर बेसिक. ये केवल बेसिक एक्सरसाइज थी टू इंक्रीज ऑपरेबिलिटी, है ना, दोनों ही नेवीज के बीच में ऑपरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए. लेकिन जो मालाबार एक्सरसाइज है, मालाबार क्या इन्वॉल्व करती है? सिमुलेटेड वॉर गेम्स. ठीक है, वो बहुत सारी मतलब इंपॉर्टेंट है इसमें. जैसे इंडिया ने कंडक्ट की थी पैसेक्स विद द यूएस. उस टाइम पे जो लार्जेस्ट वॉरशिप थी इन द वर्ल्ड, यूएस निमित्स, उसके साथ, है ना, द कैरियर स्ट्राइक ग्रुप हैड बीन पासिंग थ्रू द इंडियन ओशन रीजन. और अगर हम बात करें कि साउथ चाइना सी में भी मतलब ये नेवी एक्सरसाइज हुई थी, विच चाइना इज़ क्वाइट सेंसिटिव अबाउट, है ना. सिमिलर एक्सरसाइज जो थी कंडक्ट की गई थी जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स इन जून में ये हुई थी. तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. ये आज यहाँ पे यूएसए में प्रेसिडेंट के इलेक्शन है तो उसी से रिलेटेड है. ठीक है, आर्टिकल इतना ये खास है नहीं. बाकी यूएस प्रेसिडेंशियल सिस्टम किस तरीके का है वो हम अलग से वीडियोस पे बना देंगे, वहाँ पे किस तरीके से वोटिंग होती है, क्या होती है. देन वायलिन मैस्ट्रो TN कृष्णन डाइज. ठीक है, तो इनकी कल डेथ हो गई है. TN कृष्णन टॉट दे एट चेन्नई म्यूजिक कॉलेज. तो लेजेंडरी वायलिनिस्ट थे TN कृष्णन. 92 एज के थे एंड दो ही वॉज इन गुड हेल्थ, है ना. कृष्णन फिर सडनली इनकी डेथ हो गई. इनको सेवरल अवार्ड्स मिले हैं इंक्लूडिंग संगीता कलानिधि, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण. एंड कृष्णन स्टार्टेड आउट एज चाइल्ड प्रोडिगी विद हेल्प फ्रॉम हिज फादर एंड वॉज, बस यही इंपॉर्टेंट है कि संगीता कलानिधि अवार्ड, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण अवार्ड इनको मिला है और वायलिन माइस्ट्रो हैं. देन दिस आर्टिकल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आउटसाइड द क्वाड. ठीक है, हमने काफ़ी सारी आर्टिकल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन दिस, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमको जानने ज़रूरी हैं. तो यहाँ पे मतलब ये लिखा हुआ है सबसे पहले कि ऑस्ट्रेलिया का जो पार्टिसिपेशन है एनुअल मालाबार एक्सरसाइज में बे ऑफ बंगाल में, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये जो इंडो पैसिफिक जियो पॉलिटिक्स है उसमें एक न्यू फीचर है. ऑल्दो द रिसेंट डिसीजन और इट्स कंसोलिडेशन हैव ऑल कम इन द फाइनल वीक्स, है ना. जो अब क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का मतलब ये फर्स्ट टर्म है तो उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डील होगी, है ना. तो सारी कंट्रीज़ के लिए ही ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल है. तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा, दिल्ली, टोक्यो एंड वाशिंगटन. ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ बोला गया है कि क्वेश्चन यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी की बात नहीं हो रही है क्वाड की. यहाँ पे ये बात हो रही है कि इंडिया की एबिलिटी, कि इंडिया ने मतलब एक तरह से जितने भी जो अवसर थे, पॉसिबिलिटीज़ थी, है ना, यूएस इलेक्शन से होने से पहले उसका एक तरह से एडवांटेज लिया और उन्होंने जो न्यू इंटरनेशनल कोलिशन है उसको और ज़्यादा मतलब बढ़ाने पे फोकस किया है ना. क्योंकि इन वाली कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी सारे जो आइडियोलॉजिकल अगर कंटेंशंस की बात करें हैं, और जैसे विद इन यूएसए में ही जैसे रिपब्लिकन्स हैं, डेमोक्रेट्स हैं, उनके बीच में भी काफ़ी ज़्यादा विचारात्मक जो है मतलब वो है कॉन्ट्रैक्शंस है ना, मतलब कंटेंशंस हैं. तो लेकिन यहाँ पे जो थे दोनों ही लोग क्या हो गए, उन्होंने अग्री कर लिया कि यहाँ पे एक ग्लोबल स्ट्रक्चर होना चाहिए. जो भी इमर्जिंग चैलेंजेस आ रहे हैं चाहे वो चाइना की साइड से हों तो उनको लेके एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पे बोला गया है कि जो अगर हम बात करें जो ओल्ड इंस्टीट्यूशन है ना, जैसे 5 आइज बोला जाता था. 5 आइज किसको बोला जाता था? इसको बोला जाता था एंग्लो अमेरिकन अलायंसेस, है ना, फॉर शेयरिंग इंटेलिजेंस. तो ये जो था 5 आइज जो अलायंसेस था, एंग्लो अमेरिकन अलायंसेस, तो ये इंटेलिजेंस शेयर करते थे अपने आपस में ही. ठीक है, तो इसमें कौन थे? US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. ठीक है, तो ये 5 आइज इन कंट्रीज़ को बोला जाता है, इसको भी याद रखना. और G7, तो ये जो G7 ग्रुपिंग है जो कोऑर्डिनेट करती थी वेस्टर्न पॉलिसीज़ को लेके, है ना, ऑन ग्लोबल
इकोनॉमिक मैनेजमेंट, तो इन सारे ग्रुप में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, ये भी एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर मतलब ये बनेंगे। वी कुड ऑल्सो सी द क्रिएशन ऑफ न्यू लीग ऑफ डेमोक्रेसीज, है ना। तो जो बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ इश्यूज है, जैसे डिफेंस है ना, डिफेंस में हम बात करते हैं शेयर्ड वैल्यूज़ होनी चाहिए, कॉमर्स में शेयर्ड वैल्यूज़ होनी चाहिए, करप्शन, टैक्सेशन, क्लाइमेट चेंज, डिजिटल गवर्नेंस, तो ये सब पे क्या होगा, ये जितने भी इश्यूज हैं इसके लिए एक न्यू लीग ऑफ डेमोक्रेसीज की बात भी की जा रही है कि इसका क्रिएशन होना चाहिए। एंड दूसरा ये कि कंसोलिडेशन होना चाहिए जो क्वाड है ना। इसका मतलब एक तरह से ये क्या दिखाता है कि कितनी ज़्यादा पॉलिटिकल विल थी, है ना, इंडिया के अंदर, कि ये सारी चीज़ें हमने इसको फाइनल कंक्लूड करने में, इम्प्लीमेंट करने में हम सक्सेसफुल रहे। तो चेंजिंग द वर्ल्ड हैज़ इंडीड अ मेजर थीम ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया एस्पिरेशन इन द मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, 20th सेंचुरी से हमारा मतलब यही मोटिव रहता था कि हमको पूरे वर्ल्ड को चेंज करना है, लेकिन ऐसा पहली बार अभी हुआ है कि ये इंडिया मतलब हेल्प करेगा ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को शेप करने में, है ना। तो ये चीज़ें, और इंडिया का जो एम्बिशन था, इम्पैक्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है उसमें, है ना। क्योंकि अगर हम 1950s की बात करें तो इंडिया का जो इंटरनेशनलिज्म था वो डिफरेंट था। उस टाइम पे हार्श पॉलिटिक्स देखी गई थी, जैसे आपको पता है शीत युद्ध हुआ था, कोल्ड वॉर। तो ये 1970s में इंडिया ने फिर क्या किया था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को सेटअप किया था। मतलब ना हम यूएसएसआर की तरफ गए, ना ही हम यूएसए की तरफ गए, हमने बीच का रास्ता अपनाया, है ना। तो उसको क्या बोला गया हमने, नैम, जिसको गुट निरपेक्ष बोला जाता है, नॉन अलाइंड मूवमेंट, एंड द ग्रुप ऑफ 77। तो ये सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पे मुझे आप बताइएगा कि G7 कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, जैसे हमने 5 आइज देख ली G7 कंट्रीज़ में, और एक वो कौन सी इसके G7 कंट्रीज़ का एक इनिशिएटिव था, एक जो थी टास्क फोर्स का गठन हुआ था। ठीक है, टास्क फोर्स, तो वो कौन सी टास्क फोर्स का नाम बताना है, इसका हेडक्वार्टर अगर है तो कहाँ है। जैसे G20 का हेडक्वार्टर नहीं है ना, तो ये भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। तो थर्ड फेज जो था बिगेन विद द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, है ना। जब यूएसएसआर का आपको पता है, जो उस टाइम पे मतलब जो अभी रशिया है, सोवियत यूनियन, तो उसका कोलैप्स हो गया था, और फिर यूनिपोलर मूवमेंट का इमरजेंस हुआ था, है ना। क्योंकि उस टाइम पे यूएसए की बहुत ज़्यादा पावरफुल था वो। लेकिन उसके बाद इंडिया ने अपना जो फिर भी जो एक खुद का जो इकोनॉमिक मॉडल था वो भी कोलैप्स कर गया, और हमारे पास भी कोई ऐसे ऑप्शन नहीं थे कि जो मतलब, है ना, हम आगे बढ़ पाए। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि हमने फोकस किया अपने, एटलीस्ट हम इकोनॉमिक रिफॉर्म कर ले, और जो दूसरी बाहर के देश हैं उनको हम अपने इंटरनल अफेयर्स में इंट्रूड ना करने दें, है ना, कि वो हस्तक्षेप ना करें। तो ये सारी चीज़ें हमने सब चीज़ों में फोकस किया। एंड दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो अगर बात करें जी, जैसे यूएस का जो एक्टिविज्म था, है ना, ऑन कश्मीर, तो इसका भी हमें डर था। न्यूक्लियर इश्यूज और दिल्ली टर्न रशिया एंड चाइना इन सर्च ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड, तो हमारा जो इंक्लिनेशन हुआ वो मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ हुआ, है ना, कि थोड़ा सा मतलब अमेरिकन जो पावर है उसको कंस्ट्रेंट किया जाए। तो हम रशिया और चाइना से भी हम सपोर्ट लेने के लिए गए। तो ब्रिक्स फोरम विद रशिया, चाइना, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका बिकेम एम्ब्लेमेटिक ऑफ दिस स्ट्रैटेजी, है ना। तो ब्रिक्स फोरम आपको पता है इमर्ज हुआ, जिसमें कौन थे, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, एंड आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। अब उसके बाद जो दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारे डिफरेंसेस थे, है ना, विद द यूएस, कश्मीर को लेके और न्यूक्लियर इशू पे, तो ये सब भी थोड़ा थोड़ा करके नॉर्मल होते गए। जॉर्ज बुश की जो पॉलिसीज़ थी उनका काफ़ी बड़ा इसमें योगदान हम कह सकते हैं। और जब मनमोहन सरकार की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट किए थे, ओबामा मनमोहन के बीच में जो डील साइन हुई थी 2005 में, है ना। तो ये सब भी है। एंड पार्ट ऑफ इंडियाज़ डीपनिंग टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स विद चाइना, तो दिल्ली ने ये सारी चीज़ें फिगर्ड आउट की थी। और ब्रिक्स जो था इसको बोला गया कि बीजिंग के लिए एक मतलब क्या होगा, टू कंस्टेंट बीजिंग सिंस चाइना वाज, क्योंकि 4 मेंबर्स में सबसे ज़्यादा ही बिगर पावर थी, है ना, चाइना उस टाइम पे भी। तो इंडिया का फोकस जो था शिफ्ट हुआ टू कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपोलर एशिया, द क्वाड एंड इट्स सेंट्रल रोल इन कंस्ट्रक्टिंग अ स्टेबल बैलेंस ऑफ पावर एशिया बिकेम अपेरेंट, है ना। तो ये सारी चीज़ें, और इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे यही चीज़ें लिखी हैं कि इंडिया का जो मल्टीलैटरलिज्म है, फोर्थ फेज के अगर हम बात करें तो 3 फीचर उसके हैं। ठीक है, एक तो यही है कि इंटरनेशनल स्टैंडिंग, मतलब दिल्ली की अगर बात करें तो अपना दिल्ली में इंटरनेशनल स्टैंडिंग बहुत ज़्यादा थी, इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी हमने आगे बढ़े। एंड द ब्रेक डाउन ऑफ ग्रेट पावर कंसेंसस ऑन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन,
तीसरी चीज़ ये है कि यूएस चाइना की जो राइवलरी थी उनके बीच में भी ब्रेक डाउन देखने को मिला है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जैसे अभी 5 आइज़ जो कंट्रीज़ हैं, जैसे अभी मैंने बताया इनके नेम, तो इनकी टोक्यो में भी मीटिंग हुई थी, है ना। इन्होंने बात की थी सिक्योरिटी की, और जो एक्सपेंशन है इस फोरम का, इसकी भी बात की थी। और आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी क्या चाहता है कि G7 ग्रुपिंग में और कंट्रीज़ को ऐड होना चाहिए, उसको G7 से G10 बना देना चाहिए। कौन कौन सी वो 4 कंट्रीज़ थी? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ कोरिया एंड रशिया। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ कोरिया एंड रशिया, ठीक है। तो ये कंट्रीज़ थी। तो इसमें यही चीज़ बोला गया है कि अभी जैसे डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर यूएस की जो पार्लियामेंट है, उन्होंने यहाँ पे किस पे फोकस किया? क्लीन नेटवर्क पे। तो क्लीन नेटवर्क मतलब जो भी वहाँ पे जो वेंडर्स हैं, जो अनट्रस्टवर्थी वेंडर्स हैं टेलीकॉम सिस्टम के, डिजिटल एप्स के, ओशियनिक केबल्स के, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के, तो इनको हटाना वहाँ से पूरी तरीके से, है ना। तो उसके लिए बोला था ना कि इतना डोमिनेंस भी हो रहा है गूगल का, और ये सारे एक अमेंडमेंट बिल भी वो लेके आए थे वहाँ पे। वाइल इट बिगेन विद द टारगेटिंग ऑफ चाइनीज सप्लायर्स, है ना। जैसे जो हुआवे, तो हुआवे जो 5G कंपनी है चाइना की, तो उनको भी टारगेट किया वहाँ पे पूरी तरीके से, मतलब यहाँ से यूएस में वो बैन हो गई है ना। एंड दूसरा क्या है, क्लीन नेटवर्क इज नाउ अ ब्रॉडर एफर्ट, है ना, ब्रॉडर एफर्ट टू बिल्ड सिक्योर टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम अमंग लाइक माइंडेड कंट्रीज, है ना। जैसे ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन ने ये बोला है कि जो आगे मतलब जितने भी प्लान होंगे, तो वो 10 डेमोक्रेसी का कोलिशन होगा, उसमें 10 डेमोक्रेसी में इंडिया भी होगी, और जो एक सिक्योर 5G नेटवर्क है, सिक्योर 5G नेटवर्क, तो इसमें इंडिया अपना कंट्रीब्यूशन करेगी, है ना। तो ये ब्रिटेन का ऐसा बोलना था कि 10 डेमोक्रेसी लाइक माइंडेड कंट्रीज आनी चाहिए, ताकि हमारा जो डिपेंडेंस है ये 5G को लेके, 5G नेटवर्क को लेके चाइना पे ही है, तो चाइना पे रिड्यूस हो जाए हमारा डिपेंडेंस, है ना। फ्रांस, कनाडा जो है, उन्होंने इनवाइट किया इंडिया को कि वो ग्लोबल पार्टनरशिप, जो आर्टिफिशियल AI पे जो ग्लोबल पार्टनरशिप है, उसमें वो पार्टिसिपेट कर ले इंडिया, है ना। दैट नाउ इंक्लूड्स 15 कंट्रीज इसमें हैं। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और जो किस पे बेस्ड होना चाहिए? शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे, है ना। तो ये सब है। रिफॉर्म द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम, है ना। दूसरा मतलब ये है, वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल डेवलपमेंट्स आफ्टर द US इलेक्शन क्या होगा, कि क्या होने चाहिए, जो ट्रेडिंग सिस्टम है, ठीक है, ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम है, क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी वो डिस्टॉर्ट हो चुका है, चाइनीज़ इतनी ज़्यादा सक्सेस इसमें पा ली है ना। तो इसको मतलब क्या करना होगा, ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में रिफॉर्म करना होगा। अगर ट्रम्प जीत जाते हैं तो हिज असॉल्ट ऑन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कुड बी फेयर देन नाउ, है ना। तो क्योंकि आपको पता है ये सब लोग ट्रम्प वगैरह जो हैं, ये मतलब इनको नहीं मानते हैं, WTO ऑर्गेनाइजेशन है, WHO है ना, तो इसके काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ हो सकती हैं। तो बस यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि वो इलेक्शन के बाद देखेंगे कि किस तरीके के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आती हैं, क्रिएट होती हैं। ईवा उधर The quiet could soon become routine and boring. The real excitement will be about Delhi's participation in the sweeping rearrangement of the global structure that will have major consequences, है ना। तो यही सब चीज़ें हैं कि हमें मतलब क्या करना होगा, दिल्ली को जो है लेवरेज करना होगा, पॉलिटिकल विल दिखानी होगी अगर हमें ग्लोबल ऑर्डर में डिफरेंस लाने हैं, ठीक है। बाकी ये जो आर्टिकल है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आपको पता है जेम्स बॉन्ड के रोल जिन्होंने किया था, सीन कॉनरी, उनकी भी डेथ हो गई थी, ठीक है। द मैन्स मैन इनको बोला जाता था। अमेरिकन स्टोरी नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। स्क्रैप द इडेमेंटी, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। गार्डेड ऑप्टिमिस्ट, तो यहाँ पे मैंने जो आपको बताया था कि जो मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है वो रिलीज़ हुई थी मंडे को, तो 58.9, ठीक है, 58.9 जो है ये रोज़ की है, ठीक है, अक्टूबर में बढ़ी है ये। तो यही बताता है, क्या बताता है, फास्टेस्ट एक्सपेंशन। मैंने बताया था 50 से कम का होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, और 50 से अबव में अगर जितने भी रहेगी तो दैट मीन्स एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक बिजनेस एक्टिविटीज़ में। तो ये ड्रास्टिकली एक्सपेंड कर रही है ना, in the output over a decade. Similarly, the index of 8 core industries in September was almost at the same level at last year. Last year की बात करें, जो coal है, electricity है, steel swinging into positive territory on the consumption side, indicating a pickup in demand, है ना। तो consumption की हम बात करें तो लोग काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अब डिमांड बढ़ रही है, जैसे आपको पता है फेस्टिविटीज़ वाला जो है, फेस्टिवल्स है ना, जैसे
कल जो है काफ़ी सारे फेस्टिवल, कल भी करवा चौथ है, उसके बाद फिर क्या है, दिवाली है, दशहरा है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इस वजह से लोग क्या कर रहे हैं, शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हैं काफ़ी, है ना। तो ये सब चीज़ें, सो सर्विस टैक्स कलेक्शन वगैरह जो है ये काफ़ी बड़ा है, 8 मंथ हाई ऑफ ₹1.05 लाख करोड़, 10% हायर देन कलेक्शन ओवर द सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो ये ही इंपॉर्टेंट है। आफ्टर चार्ली हेब्डो, तो ये मतलब वहीं से रिलेटेड आर्टिकल है, फ्रेंच से। तो बस इसमें यहाँ पे जो ये क्रक्स है आर्टिकल का, ये आपको देख लो एक बार, है ना, कि क्रक्स क्या है। कि फ्रेंच की अगर बात करें तो यहाँ पे जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है ना, सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है फ्रेंच में, और मोस्ट ऑफ देम क्या है, इमिग्रेंट्स हैं, ठीक है। अ गुड मैनी आर बिलीवर्स आर न्यू टू द होस्ट कल्चर विच इज़ यूज टू हैंडलिंग सच एक्सेस इन अ कार्टून विद अ श्रग ऑफ द शोल्डर। तो ये सब चीज़ें बोली गई है कि मतलब एक तरह से जो कार्टूनिस्ट हैं वहाँ पे, है ना, तो कार्टूनिस्ट भी मतलब सोचते हैं कि उनको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ रहे हैं। कार्टूनिस्ट मस्ट वंडर हाउ दे गॉट देमसेल्फ इनटू दिस मेस, है ना। चार्ली हेब्डो जो वहाँ पे था एक मैगजीन, तो यहाँ पे भी कैरिकेचर यूज़ हुए थे मोहम्मद प्रॉफिट के, तो यहाँ पे फिर अटैक भी हुआ था, है ना। तो ये सब चीज़ें भी हैं। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हम 2 नवंबर की देखेंगे, वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ आर्टिकल है, तो लेट्स सी। एक यहाँ पे ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट था फ्रंट पेज पे, फर्स्ट इंडियाज बॉर्न मिनिस्टर इन न्यूजीलैंड, हर फादर से इज प्राउड नॉट सरप्राइज। तो यहाँ पे जो है प्रियंका राधाकृष्णन जो है, प्रियंका राधाकृष्णन वाज अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर इन द न्यूजीलैंड कैबिनेट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर जैसिंडा अर्देन, ठीक है। तो ये चीज़ है, IIT कानपुर में इनके पापा जो है एल्यूमिनस थे, ठीक है, केरला से ये हैं। प्रियंका राधाकृष्णन वाज अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर इन द न्यूजीलैंड, तो ये फर्स्ट इंडिया बॉर्न है, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, एक बार क्विकली यहाँ पे एक्सरसाइजेस के बारे में देख लो। जो इंदिरा है, इंपॉर्टेंट बायलैटरल मल्टीलैटरल डिफेंस एक्सरसाइज है, इंडिया रशिया के बीच में होती है, मलाबार US इंडिया जापान के बीच में होती है, ठीक है। और अब ऑस्ट्रेलिया भी हो गया इसमें, ठीक है, तो ये याद रखना है। वरुणा फ्रांस एंड इंडिया नेवल एक्सरसाइज, एंड रशिया सिम्बेक्स जो है इंडिया रिपब्लिक एंड सिंगापुर के बीच में, इप्समार जो है इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका, कोनकन इंडिया ब्रिटेन नेवल एक्सरसाइज, ऑसिंडेक्स इंडिया ऑस्ट्रेलिया, नसीम अल बहर इंडिया ओमान, ठीक है। स्लिनेक्स जो थी इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये हुई थी। क्वाड ग्रुपिंग के बारे में ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। और नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस में 2 नवंबर को एक ये आर्टिकल में थोड़ा सा ये कुछ कीवर्ड जो थे ये इंपॉर्टेंट थे, कि ओवर अरेस्ट जो है ये भी एक तरह से एपिडेमिक है ना। तो यही चीज़ बोला गया था यहाँ पे, कि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पे 21.1% जो कंट्री में प्रिजन की पॉपुलेशन है, ठीक है। रिलीज 9,000, मतलब ये था कि स्टेट गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, प्रिजनर्स, कोविड-19 का आपको पता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पाइक देखने को मिल रहा था ना, तो जेलों में भी कोरोना वायरस हो रहा था, जो कैदी थे तो उनको क्या कर रहे थे, रिलीज़ कर रहे थे वहाँ से। अब रिलीज़ किया, जैसे उत्तर प्रदेश में 9,000 को क्या कर दिया था, इनमेट्स को रिलीज़ कर दिया था पैंडेमिक की वजह से, लेकिन उसी के बाद ही क्या किया, 17,000 को ऐड भी कर दिया था अंडर ट्रायल्स में। तो एक तरह से बात तो वही हो गई ना, कि ओवर क्राउडिंग तभी भी है, ओवर क्राउडिंग फ्रॉम 66% इन फरवरी टू 79% इन सितंबर। उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी यही हुआ कि 7,500 को क्या किया उन्होंने, रिलीज़ किया, लेकिन जो था बाद में ऐड भी कर दिया गया। तो 53.4% जो थे प्रिजन की पॉपुलेशन जो फरवरी में थी, वो आगे जो थी वो 67.5% सितंबर में हो गई। महाराष्ट्र ने भी यही किया कि 10,000। तो बस ये डेटा एक बार देख लेना आप, ये आर्टिकल, और बस यही है इसके, ये चीज़ें हैं कि देयरफॉर प्रायोरिटाइज डिस्क्रिमिनलाइजेशन, है ना, कि मतलब डिक्रिमिनलाइजेशन। तो ये है कि क्यों मतलब प्रिजन की पॉपुलेशन, प्रिजन में इतनी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है प्रिजनर्स की वो इंक्रीज़ हो रही है इस पैंडेमिक में। तो यही था कि एक तो पुलिस की जो प्रायोरिटीज़ है वो एंटायरली मिसप्लेस्ड है ना। हम जो है अरेस्ट जैसे पढ़ते हैं कि MP का हुआ है ड्यूरिंग फर्स्ट 3 phases ऑफ द लॉकडाउन, तो यही सब चीज़ें हैं। वाइल द ओवरऑल केसेस, नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड एंड अरेस्ट इंक्रीज बिसाइड अ हायर नंबर ऑफ लॉकडाउन रिलेटेड अरेस्ट। दूसरा ये कि पब्लिक हेल्थ क्राइसिस वाज मिसडायग्नोस्ड, है ना, एंड ट्रीटेड एज अ लॉ एंड ऑर्डर इशू। तो वो भी हमने उसको मतलब अलग तरीके से लिया पब्लिक हेल्थ क्राइसिस को, है ना। और सेकंड ये कि एक्सेस टू बेल वाज सिग्निफिकेंटली इम्पेयर्ड, है ना। तो जो बेल थी, बेल भी नहीं मिली, है ना। और रेगुलर बेल हेयरिंग जो थी वो हो ही नहीं रही थी, वो डिलेड हो गई थी, और क्योंकि वर्चुअल कोर्ट सिस्टम भी था तो इसमें और ज़्यादा जुडिशियल डिलेज हमको देखने को मिले। एंड स्ट्रक्चर ऑफ आर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करें अगर पुलिस की, है ना, तो पुलिस, कोर्ट्स एंड प्रिजन्स ये कैसे देखते हैं, व्यू देमसेल्व्स इन सिलोस फॉलिंग टू वर्क टुगेदर एज अ कोहेसिव होल टुवर्ड्स इन द वाइसेस प्रिकॉशन, है ना। तो ये सब भी चीज़ें
पुलिस जो प्रायोरिटीज़ हैं उनकी केवल मतलब जो अरेस्ट करने की जो पावर है उसको उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम कैसे अरेस्ट कर सकते हैं। लोग लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि इस तरीके से ब्रुटैलिटी भी कहीं कहीं पे देखने को मिल रही थी कि ज़्यादा मतलब लाठी चार्ज टाइप का है ना। द प्रॉब्लम ऑफ ओवर अरेस्ट एंड इनहेरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ पुलिसिंग हैव नेवर बीन एड्रेस। तो यही चीज़ है कि रिफॉर्म लाने चाहिए कि एटलीस्ट जो अंडर ट्रायल है प्रेजेंट पॉपुलेशन उनको रिड्यूस किया जाए। एंड इवन इफ़ वी वर नॉट ग्रैपलिंग विद द पेंडेमिक तो 55-90% जो रिप्रेजेंटेशन अंडर ट्रायल्स में ही है ना टोटल प्रेजेंट पॉपुलेशन की बात करें तो ये मेन कंसर्न का पॉइंट है। नेक्स्ट यहाँ पे आईवीसी के बारे में देख लेते हैं। आईवीसी क्या है? हड़प्पन सभ्यता, मतलब क्या? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये न्यूज़ में थी क्योंकि यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या फाइंड किया है, कैनेडियन और इंडियन, कि डेयरी प्रोडक्ट्स जो था यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते थे, है ना। डेयरी प्रोडक्ट्स वर बीइंग प्रोड्यूस बाय द हड़प्पन्स एज फार बैक एज 2500 BCE। तो फाइंडिंग्स ने रिवील किया है अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डेयरी प्रोडक्शन, ठीक है। अब दिस ईयर 2020 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। 2020 ऑल्सो मार्क्स 100 ईयर्स ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे की पॉइंट्स ये कि मिल्क प्रोडक्शन की बात हुई है ना। तो यहाँ पे क्योंकि पॉटरी एक फाउंड हुई है कोटड़ा बादली में गुजरात में, ठीक है, कोटड़ा बादली गुजरात में। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे यूज़ हुआ था, है ना, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर केमिकल एनालिसिस। तो इन सब का मॉलिक्यूलर केमिकल एनालिसिस करके ये कंक्लूजन निकाला गया है। दूसरा ये कि प्रेजेंस ऑफ मिल्क, है ना, मे हैव बीन बॉइल्ड फॉर कंजम्पशन। बॉइल्ड भी किया जाता था जैसे अभी हम बॉइल करके पीते हैं ना दूध। सो देयर आर ऑल्सो रिमेन्स अ परफोर्टेड वेसल विच इंडिया प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क इनटू डिफरेंट फॉर्म, जैसे दही वगैरह ये सब हम खाते हैं तो वहाँ पे भी मे बी क्रीम वगैरह ये सब बनाया जाता होगा। तो एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स भी थे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट कैटल, वाटर बफेलो, तो ये भी ओल्डर एज में डाइड, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, सजेस्ट करते हैं कि वहाँ पे ये सब चीज़ें थी। मीट का यूज़ होता था, फेसलेस सिविलाइजेशन होती थी। अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता, तो अगर ये है कि इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता था। 2500 BC से शुरू हुई थी एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ एशिया एंड कंटेम्प्रेरी जो पाकिस्तान एंड वेस्टर्न इंडिया है, ठीक है। एंड लार्जेस्ट ऑफ द 4 एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया, चाइना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है इंडिया का, उन्होंने कैरिड आउट किए थे एग्जीबिशन इन द इंडस वैलीज। तो वहाँ पे काफ़ी सारे जो ओल्ड सिटीज़ थी जैसे मोहनजोदारो और हड़प्पा, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे मिले थे। जॉन मार्शल थे 1924 में डायरेक्टर जनरल एसआई, इन्होंने अनाउंस किया था कि न्यू सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली टू द वर्ल्ड डिस्कवरी, जॉन मार्शल 1924। टाइफून गोनी के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि ये हरिकेन, टाइफून, साइक्लोन्स, मतलब इसमें बस ये होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है। ये रोली भी बोला जाता है फिलीपींस में इसको, रोली, एंड ये सारे सेम ही होते हैं, ट्रॉपिकल स्टॉर्म, बट दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट लोकेशन, ठीक है। तो हरिकेन, टाइफून, साइक्लोन सब एक ही चीज़ है। जैसे कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में इसको क्या बोला जाता है, या फिर नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में हरिकेन्स। बट इफ़ द सेम टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस टेक प्लेस इन नॉर्थ वेस्ट में, अगर इसी तरीके का डिस्टर्बेंस आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, टाइफून, है ना, नॉर्थ वेस्ट में। तो अभी हमने देखा है ये जो रीजन है फिलीपींस वाला और नॉर्थ वेस्ट वाला ही तो रीजन है ना, वियतनाम, नॉर्थ ईस्ट भी है ना। तो ये चीज़ है। देन एंड दिस साउथ पैसिफिक एंड इंडियन ओशन में क्या बोला जाता है, साइक्लोन, और वैली विलीज तो पता है ऑस्ट्रेलिया वगैरह में बोला जाता है, ठीक है। तो हाउ इट फॉर्म्स, तो यही है कि जब एयर जो है क्विकली राइज करती है तो व्हेन इट इज़ हीटेड बाय वार्म सी वाटर, है ना, एयर कैसी हो जाती है, सी वाटर से वार्म हो जाती है। एज द एयर कूल्स डाउन अगेन इट इज़ पुश्ड असाइड बाय मोर वार्म एयर राइज बिलो इट। तो ये एनसीईआरटी, आप इसके लिए अगर आपको स्टैटिक पार्ट की क्लैरिटी नहीं है तो थोड़ा सा आप ये देखना, इसके टाइप है, ठीक है, साइक्लोन स्ट्रक्चर, द आई वॉल एंड द रेन बैंड्स, ठीक है। ये है क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्या क्लासिफिकेशन है, ट्रॉपिकल डिप्रेशन बोलेंगे, ठीक है। ट्रॉपिकल डिप्रेशन कब बोलेंगे, 34 से 64 kmph की स्पीड होगी, ठीक है। और यहाँ पे ट्रॉपिकल स्टॉर्म बोलेंगे, फिर ट्रॉपिकल टाइफून किसे बोलेंगे, 119 to 200 kmph। देन सुपर टाइफून बोलेंगे ओवर 200 kmph। तो टाइफून गोनी को बोला गया है, ये 2020 का क्या है, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून है 2020 का। एंड लास्ट वीक फिलीपींस वाज हिज टाइफून मोलाव, वियतनाम में भी आया था। और अगर हम अटसानी की बात करें तो ये भी दूसरा स्टोन है जो थोड़ा थोड़ा करके स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है पैसिफिक ओशन में ही, ठीक है। ये भी फिलीपींस में पहुंच सकता है। रीजनली स्पेसिफिक नेम होते हैं, जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नोन एज टाइफून नॉर्थ वेस्ट, तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं।
देन नेमिंग कैसे होती है, नेमिंग पता होना चाहिए, मेजर्ड भी पता होना चाहिए कि सैफिरसन सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल, और रीजनल जो स्पेशलाइज मेट्रोलॉजिकल सेंटर है टोक्यो में, टाइफून सेंटर, ये असाइन करता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नेम को, ठीक है, 5 लिस्ट में। और जो गोनी है, गोनी किसके द्वारा कंट्रीब्यूट किया है, साउथ कोरिया, ठीक है, आपको यही बोल देगा कि गोनी फिलीपींस ने ही रखा है, रोली भी फिलीपींस ने रखा है, तो गोनी रोली फिलीपींस में बोला जा रहा है, लेकिन गोनी ये जो कंट्रीब्यूशन दिया है ये साउथ कोरिया ने दिया है। जो मोलाव अभी हमने पढ़ा था ये फिलीपींस ने दिया है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फाइल FIR फॉर साइबर क्राइम्स स्टेट टोल्ड 2 नवंबर की न्यूज़ है ये, साइबर सिक्योरिटी क्राइम से रिलेटेड। तो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ने कहा कि जो मतलब केसेस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, रजिस्टर FIR बेस्ड ऑन द कंप्लेंट्स रिसीव्ड ऑन द नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ठीक है, तो इस पोर्टल के बेस पे ये इन्फॉर्मेशन है। तो ये चीज़ बोला गया कि 2.5% ऑफ टोटल कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड ऑन द पोर्टल आर कन्वर्टेड इनटू FIRs, है ना, तो ये FIR में कन्वर्ट हो गई हैं। और जो अगर हम साइबर क्राइम बोले तो वो इंक्रीज़ हुए हैं 2019 में, कितने हुए हैं लास्ट ईयर से 2019 में 63.5% इंक्रीमेंट इसमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। दूसरा ये है कि अनलॉफुल कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा है उस पर इंटरनेट पे अवेलेबल, है ना। और अगर हम नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की बात करें तो 2019 में ये लॉन्च हुआ था, सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव इनेबलिंग सिटीजन टू रिपोर्ट साइबर क्राइम्स ऑनलाइन। पोर्टल क्या करता है, स्पेसिफिकली फोकस करता है जो वुमेन के खिलाफ, जो बच्चों के खिलाफ, और पर्टिकुलरली जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो अपराध होते हैं उसको टारगेट करता है, फोकस करता है। चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ मटेरियल, ऑनलाइन कंटेंट pertaining टू रेप्स, गैंग रेप्स। इट ऑल्सो फोकसेस ऑन क्राइम लाइक फाइनेंशियल क्राइम एंड सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम। तो अगर ऐसा आ जाएगा कि ये केवल ओनली फोकस करता है वुमेन और बच्चों पे, तो ऐसा नहीं है। इट ऑल्सो फोकस ऑन क्राइम्स लाइक फाइनेंशियल क्राइम एंड सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम्स, ठीक है, लाइक स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग। एंड यही करेगा, इम्प्रूवमेंट करेगा जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं ना, उनको मतलब हेल्प करेगा इन्वेस्टिगेशन करने में। यहाँ पे बुडापेस्ट कन्वेंशन भी आपको याद रखना है, दैट इज़ रिलेटेड टू काउंसिल ऑफ यूरोप साइबर क्राइम कन्वेंशन, ठीक है, तो CEOE साइबर क्राइम कन्वेंशन भी इसको बोलते हैं। बुडापेस्ट कन्वेंशन ये है, इज़ द सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल मल्टीलेटरल ट्रीटी, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये फोर्स में आई थी 2004 में, और ये 2001 से इट वाज ओपन फॉर सिग्नेचर, ठीक है, फोर्स में 2004 से आई थी। इंडिया की बात करें तो इंडिया इज़ नॉट अ पार्टी टू इट। इंडिया रिसेंटली वोटेड इन फेवर ऑफ अ रशियन लेड UN रेजोल्यूशन, ठीक है, कि हम सेपरेट कन्वेंशन की हमने बात की कि एक सेपरेट कन्वेंशन होनी चाहिए, हमने इसको साइन नहीं किया है, ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। गिलगित बाल्टिस्तान इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया सेज MEA, ठीक है, तो कोई भी आपसे अगर पूछे कि गिलगित बाल्टिस्तान के बारे में आप क्या जानते हो, क्या है, तो कभी भी ऐसा मत बोलना कि ये मतलब वहाँ पे एक पार्ट है ना किसी का। बस ये बोलना कि गिलगित बाल्टिस्तान इज़ अ वन ऑफ द डिस्प्यूटेड टेरिटरीज ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये है। एंड पाकिस्तान इज़ प्लानिंग टू अकॉर्ड प्रोविंशियल स्टेटस, है ना, तो उन्होंने अपने मैप में ये सब मतलब दिखाया था बीच में, जैसे जम्मू कश्मीर को अपने मैप में दिखा दिया, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की थी। अब यहाँ पे वैसे हुआ क्या था लास्ट टाइम पे, अभी जैसे हमने सऊदी अरेबिया को मतलब बोला था ना कि कुछ सीरियस कंसर्न हमने बोले थे कि अर्जेंट करेक्टिव स्टेप्स आपको लेने चाहिए, क्योंकि आपने ग्रॉस मिस रिप्रेजेंटेशन दिखाया हमारे लद्दाख टेरिटरी वगैरह को, अपने उसमें जो बैंक नोट है उसमें दिखा दिया है ना। तो रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने भी क्या किया है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, गिलगित बाल्टिस्तान है, और पाकिस्तान के मैप से मतलब उसको हटा दिया है ना, तो ये सब चीज़ें भी हुई है। एंड फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द रिवोकेशन जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेट, पाकिस्तान गवर्नमेंट हैड रिलीज अ न्यू पॉलिटिकल मैप, तो ये सब चीज़ें थी, है ना, तो हमने इसको यही पॉलिटिकल एब्सर्डिटी कहा, रिडिकुलस असर्शन, है ना। और पाकिस्तान का केवल ऑब्सेशन है कि टेरिटोरियल क्या करना है, अग्रेंडाइजमेंट सपोर्टेड बाय क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। और अगर हम बात करें गिलगित बाल्टिस्तान रीजन की, इज़ द सेंटर ऑफ USD 65 बिलियन डॉलर चाइना पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान, तो इसका ये पार्ट है। गिलगित बाल्टिस्तान के बारे में देखें तो कहाँ पे लोकेटेड है, चाइना इन द नॉर्थ, ठीक है, चाइना इन द नॉर्थ एंड अफगानिस्तान इन द वेस्ट एंड कश्मीर इन द साउथ ईस्ट, ठीक है, तो ये जोग्राफिकल बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, एंड इंडिया कंसीडर इट एज अ पार्ट ऑफ द UT ऑफ लद्दाख, ठीक है, तो हम जैसे लद्दाख है ना हमारा लद्दाख, तो लद्दाख का कॉर्नर वाला पार्ट है ये गिलगित बाल्टिस्तान वाला, ठीक है, तो जो हमसे मतलब छीन लिया एक तरह से, मतलब हमारे जो सर है ना, और जो जैसे हैंड्स है वो कट कर लिए गए। और अभी भी यही हाल हो रहा है, जैसे अरुणाचल प्रदेश है तो वहाँ पे चाइना जैसे बार बार क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो हमारा मैप मतलब पूरी तरीके से चेंज करने की कोशिश वहाँ पे ये कंट्रीज़ करती
करती रहती हैं लगातार, है ना। इंडिया कंसिडर्स अ पार्ट ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख वाइल पाकिस्तान सीज इट अ सेपरेट फ्रॉम पीओके, है ना। तो ये चीज़ है। की पॉइंट सही है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पासिस थ्रू दिस रीजन, है ना, अभी जो बताया। एंड रीजन जो है इज़ होम टू 5 ऑफ द 8,000ers, टू मोर देन 50 पीक्स अबव 7,000 मीटर्स, एंड 3 ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर भी यहाँ पे है आउटसाइड द पोलर रीजन ऑफ आउटन गिलगित बल्टिस्तान, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। ये जो है व्हाट इज 16 साइकी, ठीक है। तो ये जो है एस्ट्रॉइड है विच ऑर्बिट्स बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, ठीक है, लोकेटेड अराउंड 370 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ इन एस्ट्रॉइड बेल्ट। और फर्स्ट जो डिस्कवर्ड हुआ था 1853 में हुआ था। इट वॉज नेम्ड आफ्टर द एंशिएंट ग्रीक गॉडेस ऑफ द सोल, साइकी, ठीक है। तो साइकी या साइकी कुछ भी पढ़ सकते उसको। एंड यहाँ पे ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे ये बोला गया कि जो स्टडी ने ये फाउंड किया कि एस्ट्रॉइड कुड बी मेड एंटायरली ऑफ मेटल, है ना, एंटायरली ऑफ मेटल, एंड इज वर्थ एन एस्टिमेट ऑफ द 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर, मोर देन द एंटायर इकोनॉमी ऑफ अर्थ। तो ये देख सकते हो आप, है ना, कि क्वाड्रिलियन जो है जो हमारी पूरे अर्थ की जो एंटायर इकोनॉमी है उसका क्या होगा, ये उससे ज़्यादा है ये। इमेजेस ऑफ फ्रॉम नासा हबल स्पेस टेलीस्कोप हैज़ शोन दैट द सरफेस में मोस्टली कंप्राइजेज आयरन एंड निकल, ठीक है। सरफेस में क्या है, आयरन एंड निकल है, सिमिलर टू जैसे अर्थ का जो कोर होता है ना, उसी तरीके से इस पर भी बोला जा रहा है, ठीक है। तो लाइज बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, और एस्ट्रॉइड बेल्ट इसको बोला जाता है ना, मेन मेड ऑफ गोल्ड, प्लेटिनियम, आयरन, निकल, फॉर्म्ड बाय वॉयलेंट कोलिजन बिटवीन प्लैनेट्स, नासा स्पेस विजिट टू 2022, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था मार्स एंड जुपिटर के बीच। अब यही बता दो, हाँ, साइकी वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली, इट इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के आंसर आप करो इनमें से क्या है, लिख दो कमेंट में। नेक्स्ट, काजीरंगा नेशनल पार्क जो था न्यूज़ में था, तो ये पार्क असम में है। 1908 में ये फॉर्म हुआ था, मैरी कर्जन जो थे उनके रिकमेंडेशन पे, ठीक है। और ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है गोलाघाट एंड नागौन डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे ये नियर बाय लोकेटेड है। 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट वन हॉर्न डायनासोरस, ठीक है। तो ये मेन है, यहाँ पे रहते हैं। एंड इट इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है, ठीक है। IBA भी है ये, और टाइगर रिजर्व भी है। नेशनल पार्क के साथ साथ टाइगर रिजर्व भी है, इसको भी याद रखना। इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसको घोषित किया था। स्पीसीज भी ये देख सकते हो, द बिग 4 स्पीसीज, राइनो, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर एंड एशियाटिक वाटर बेफेलो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इसलिए याद भी है। और यहाँ पे मेन रिवर्स हैं वो भी देख सकते हो, ब्रह्मपुत्र, डिप्लू, मोरा धनसारी, है ना, ये सारी रिवर्स भी हैं। एंड दूसरा ये कि एजू ध्यानचंद पुरस्कारम, ठीक है। तो ये बस हाईएस्ट लिटरली ऑनर है केरला गवर्नमेंट का, और गिवन बाय द केरला साहित्य अकेडमी। 1993 से ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जो ये है, आई एम रियली सॉरी, मैं इनको प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ ठीक से, तुनछतु, मतलब आप देख लो एक बार क्या है। जिनको बोला जाता है फादर ऑफ द मलयालम लैंग्वेज, ठीक है। तो ये इनके ही नाम पे ये दिया जाता है। तो अभी जो है पॉल ज़चारिया को दिया गया है 28th ये पुरस्कार जो है केरला का है। आर्मी एविएशन कॉर्प्स 1 नवंबर 2020 को मनाया गया था, 35th कॉर्प्स डे था, ठीक है। AAC के बारे में देखें हम तो आर्मी एविएशन कॉर्प्स क्या है, यंगेस्ट कॉर्प्स है ऑफ इंडियन आर्मी, और ये सेपरेट फॉर्मेशन हुआ था इसका 1986 को, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो ऑफिसर्स हैं जितने भी आर्मी से हैं वो वहाँ से ड्रॉ करती हैं सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ द आर्टिलरी, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो करेंटली ऑपरेट करते हैं चेता लेंसर, है ना, तो ये सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं। बल्क ड्रग पार्क की अगर हम बात करें तो वाई डज हिमाचल प्रदेश वांट 1, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। सेटअप 3 सच पार्क्स है ना कंट्री में, ये बोला है। सेंट्रल के क्या प्लान है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि ऐसे बल्क ड्रग पार्क है जो 3 होंगे। तो बस एक ये याद रखो कि API से रिलेटेड है, ठीक है। बल्क ड्रग्स और API इज ऑल्सो कॉल्ड एन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अभी पता है ना इस चीज़ के लिए हम चाइना पे डिपेंडेंट है, तो यही सब ये डिपेंडेंसी को कम करने के लिए थोड़ा हम अपने खुद के इनिशिएटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करेगा, जो थेरेपेटिक इफेक्ट है और प्रोड्यूसेस द इंटेंडेड फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, तो उसका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। जैसे पैरासीटामोल है तो ये भी क्या है, इट इज़ अ बल्क ड्रग, है ना, क्योंकि आपको पता है कुछ भी आपको फीवर हो आप सीधा पैरासीटामोल पे जाते हो, है ना, तो वही आप लेते हो। तो ये मिक्सड है विद बाइंडिंग एजेंट्स और सॉल्वेंट्स टू प्रिपेयर विद फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, दैट इज पैरासीटामोल टैबलेट, कैप्सूल, सिरप विच इज़ कंज्यूम्ड बाय द पेशेंट। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट। बाकी हमने ऑलमोस्ट कर लिया है डिस्कस।
फर्स्ट एंड सेकंड नवंबर को KTC एंड वैभव समिट। तो KTC आपको पता है केवड़िया टूरिज्म सर्किट है ना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया टूरिज्म सर्किट, और सरदार सरोवर डैम से रिलेटेड, और 35 टूरिस्ट स्पॉट यहाँ पे हैं इंक्लूडिंग वैली ऑफ फ्लावर, विश्व वन, कैक्टस गार्डन और बटरफ्लाई गार्डन, और एक एकता मॉल भी था। वैभव समिट की अगर बात करें तो किससे रिलेटेड है, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट इज़ अ ग्लोबल वर्चुअल समिट ओवरसीज रेजिडेंट इंडियन रिसर्च एंड एकेडमिक्स, ठीक है, तो ये इसी से रिलेटेड है। देन सेंट्रल विस्टा में हम बाद में कर लेंगे इसको। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।